नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। हाथ में कटोरा, खजाने पर ताला, कंगाल पाकिस्तान की हालत कमोबेश कुछ ऐसी ही नजर आती है। टोपी पहनाने में नंबर 1 मुल्क का तमगा हासिल कर चुका पाकिस्तान चालबाजी में कितना माहिर है, आज नापाक में एक एक करके करेंगे खुलासा। भिखारी मुल्क के तौर पर अपनी पहचान बना चुका पाकिस्तान, जिसने चीन का पुराना कर्ज चुकता किया ताकि दुनिया को यह कह सके कि भाई हम तो ईमानदार देनदार हैं। लेकिन पाकिस्तान चीनी बैंक के दरवाजे पर कटोरा लेकर फिर लाइन में लग गया है। बताते हैं आपको विस्तार से। देखिए, पाकिस्तान पर कंगाली की मार भारी है, लेकिन फिर भी आतंक से यारी है। जी हां, कंगाल पाकिस्तान की जेब पूरी तरह से खाली है। आवाम दाने दाने को मोहताज है और देश बदहाली की कगार पर खड़ा है। अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी देने के पैसे नहीं, लेकिन जब बात हो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने की, तो इस नापाक मुल्क का खजाना कभी खाली होता ही नहीं। हाफिज सईद हो या मौलाना मसूद अजहर जैसे तमाम आतंकी, उनके आका नन्हे मुजाहिद तैयार कर रखे हैं। लश्कर-ए-तोयबा के नए वारिसों को तैयार करने का खौफनाक खेल खुलेआम खेला जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में रोटी हुई दूध, लेकिन आतंक भरपूर। कंगालिस्तान की सड़ती अर्थव्यवस्था का आलम यह है कि आज पाकिस्तान में काम मिलेगा तो चूल्हा जलेगा, नहीं तो पूरा परिवार भूखा सोएगा। कंगाली की सबसे भारी कीमत पाकिस्तान के मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी और किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथों में होटल और ढाबे के झूठे बर्तन थमा दिए गए हैं, तो कोई सड़कों पर सामान बेचता नजर आ रहा है। लेकिन इस कंगाली और बेबसी का फायदा उठा रहे हैं पाकिस्तान के आतंकी आका। कंगाली की इस आग में शहबाज सरकार और जनरल मुनीर की सेना मिलकर पीओके में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गोलियां बरसा रही है। एक तरफ आम पाकिस्तानी रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रहा है, तो दूसरी तरफ आतंक के आका इस मजबूरी का घिनौना फायदा उठा रहे हैं। हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी अब भूख से तड़पते बच्चों की कंगाली का सौदा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह हो चुके अपने आतंकी नेटवर्क को फिर से खड़ा करने के लिए अब मासूम बच्चों को नन्हा मुजाहिद बनाया जा रहा है। मैंने तो शुरू से ये बात कही कि बजट में गरीब को तो कुछ नहीं मिलना है, वैसे भी कुछ मिलेगा भी नहीं। जिस तरीके से ये लोग बजट पेश करते हैं, जिस तरीके से ये लोग अपनी पॉलिसी पेश करती हैं, तो गरीब तो वैसे ही मर रहा है। पेट्रोल देखो आप, गैस देखो, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो उसके बाद अगर 10-15 रुपये सस्ता कर लेते तो कोई फायदा तो थोड़ी है। देखो 2 दिन से कोई बस नज़र नहीं आ रही मेरे को। मैं तकरीबन डेली आता हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन से कोई बस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई है। 20-20 हज़ार के चलान हो रहे हैं, 10 हज़ार के चलान हो रहे हैं। मैं DI साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ देखो ये चलान के बारे में कुछ सोचें। देखो अब 2 दिन से लोग परेशान हैं। देखिए चलान का जो एक मसला है ना, यहाँ पे अभी कैमरे लगा लिए हैं, ऑनलाइन खुद ही चलान हो जाते हैं सड़कों पे। और रोड का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, इस तरह लग रहा है जैसे मोहनजोदड़ो के कोई कई 100 साल पुराने ये रोड है, खड्डे जहाँ बेड़ा गर्क है लोगों रोडों का। ट्रैफिक का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, और टैक्स यहाँ पे और चलान जो है वो दुबई वाले लगाए हुए हैं, और रोड यहाँ पे बुरुंडी वाले बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कोई अफ्रीका की कंट्री है। मैं तो तकरीबन ये डेली चलाता हूँ, 5 घंटे रोड चलाता हूँ मैं। तो मुझे तो लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से ये इनकी पॉलिसी है, इनकी पता नहीं क्या। देखो रमज़ान में शुरू हो जाता है, लिस्ट आ जाती है। फ़ायदा किसको होता है? ऊपर वालों का। गरीब आदमी मर जाता है। वो गरीब आदमी कहा नहीं सकता है, वो करे ये बना देंगे, वो बना देंगे, वो लिस्ट बना, ये लिस्ट बनाए, वो लिस्ट बनाया। अभी करते हैं, अभी करते करते रमज़ान ख़त्म, ठीक है। बजट आ जाता है कि अब ये कर देंगे, ये रिलीफ देंगे, वो रिलीफ देंगे। बजट से पहले वादे करते हैं, बजट के बाद फिर कुछ नहीं होता। अब आवाम परेशान है। भूख से बिलखते बच्चों के हाथों में रोटी की बजाय बंदूकें थमाई जा रही हैं। शहबाज सरकार भूख के नाम पर दुनिया से कर्ज पर कर्ज ऐंठ रही है, और वहां बैठा आतंक का
सिंडिकेट उस पैसे और कंगाली की आड़ में नई जिहादी फैक्ट्री चला रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो चुके अपनी आतंकी नेटवर्क को फिर से खड़ा करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने अपनी पूरी ताकत मासूमों को कट्टरपंथी बनाने में झोंक दी है। इस घिनौने मिशन की कमान खुद आतंकी हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद ने संभाल रखी है। लश्कर का मकसद बिल्कुल साफ है, मासूमों को जिहाद के नाम पर धर्म युद्ध का मुजाहिद बनाना, ताकि वे बिना सोचे समझे अपनी कमर पर बम बांधकर किसी की भी जान ले सकें। इसके लिए 90 के दशक में तैयार किए गए आतंक के पुराने सिलेबस को नए रूप में लाया गया है। पहले जिस पाठ्यक्रम का नाम नन्ना मुजाहिद था, अब उसे बदलकर रोजातुल अतफाल कर दिया गया है। जिस उम्र में बच्चों को खिलौनों और किताबों से खेलना चाहिए, उस उम्र में पाकिस्तान की सरजमी पर उन्हें आत्मघाती हमलावर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेन जंग जो इस टाइम चल रही है हुकूमत की अवाम के साथ है। आप महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। हाँ। आप इस चीज को खुद देख लें, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट चीनी की है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या कीमत आटा है? इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 22 रुपए का 20 किलो हो गया भाई जान। 250 रुपए का 20 किलो, यानी कि 100 रुपए के ऊपर। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये है। जो अवाम जंग कर रही है, अपनी महंगाई लड़ रही अपनी है। अपनी जात के साथ इस तरफ तवज्जो करें। ये चीज है। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा उधर नाल और मेरे नाल, इन चीजों को नहीं, इस चीज को आप थोड़ा मुझे खत्म बताएं, बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी शरह बढ़ गई है। ठीक है। आप खुद भी इस चीज का सर्वे करके देख भी सकती हैं। ठीक मैं है। कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे इस दिखाएं। चीज को देख रहे हैं, ठीक और है। ये सारे एक दिहाड़ीदार बंदे हैं। इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा। ठीक है। हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, आज इनके मुतालिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के, इस इनको जंग के लेके, खिलाफ। इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं, मुझे दिखाएं। क्या बात मेरा है। इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है। क्यों, मैं इधर का शहरी हूँ। क्या माने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते हैं। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें, गुर्बत की लकीर से नीचे, जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। ठीक और है। काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई इस तरह के पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के या जो नीचे से उठ के ऊपर भी आ। रोजातुल अतफाल सिर्फ एक सिलेबस नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा रहा आतंक का कारखाना है। हैरानी की बात है कि भिखारी मुल्क के तौर पर अपनी पहचान बना चुका पाकिस्तान खुद को दुनिया का सबसे ईमानदार देनदार साबित करने की नाकाम कोशिश में जुटा है। चीन का 1.4 अरब डॉलर का कमर्शियल लोन चुकाने के बाद शहबाज सरकार ने राहत की सांस नहीं ली, बल्कि उसी रकम को फिर से उधार मांगने की कवायद शुरू कर दी है। यानी पुराना कर्ज गया, नया कर्ज आया, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा रह गया। पाकिस्तान की मौजूदा वित्तीय रणनीति पूरी तरह से टोपी घुमाने पर टिकी है, यानी एक हाथ से पैसा दो और दूसरे हाथ से वापस ले लो। चीन का लोन चुकाकर पाकिस्तान केवल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स और IMF के सामने अपनी साख बचाने का ड्रामा कर रहा है, ताकि उसे राहत पैकेज की अगली किस्त मिल सके। लेकिन इस प्रक्रिया में देश पर कर्ज का बोझ रत्ती भर कम नहीं हो रहा, बल्कि चीनी बैंकों पर उसकी निर्भरता और गहरी होती जा रही है। चीन भी जानता है कि पाकिस्तान बिना उसके इशारे पर एक कदम नहीं चल सकता। कमर्शियल लोन को बार बार रोल ओवर कराकर बीजिंग इस्लामाबाद पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान की जनता महंगाई से बेहाल है, टैक्स का बोझ बढ़ रहा है और देश का भविष्य गिरवी
रखा जा चुका है। पाकिस्तान की ये टोपीबाजी अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। कर्ज का खेल खेलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे शहबाज और मुनीर ये भूल चुके हैं कि कंगाली और आतंकवाद का ये कॉकटेल खुद पाकिस्तान को ही निगल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बात उस मुल्क की जो नक्शे पर बना तो था दूसरों को जख्म देने के लिए, लेकिन आज खुद अपनी ही बदहाली पर खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि जिन्ना का बनाया पाकिस्तान अब एक बार फिर खंड खंड होने जा रहा है। 1971 में जो घाव बांग्लादेश बनकर मिला, 2026 में वही जख्म बलूचिस्तान देने जा रहा है। दुनिया की छाती पर मूंग तलने का दावा करने वाले इस्लामाबाद को सबसे करारा थप्पड़ पड़ गया। जी हां, बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है और अपना संविधान तक छाप दिया है। दशकों तक जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपनी बपौती समझता रहा, जिसके खनिज, जिसके गैस और जिसके तेल पर इस्लामाबाद के लुटेरे टाका डालते रहे, आज उसी बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। मुल्ला मुनीर जब फौज की वर्दी पहनकर दुनिया को डराने निकलते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि उनकी नाक के नीचे से बलूचिस्तान फिसल चुका है। मुनीर को लगता था कि बंदूकों के दम पर बेकसूरों बलूचों को गायब करके और चीनी आकाओं के बूट पॉलिश करके वो बलूचिस्तान को दबा लेंगे, लेकिन बलूच शेरों ने ऐसा पलटवार किया है कि मुनीर की रातों की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के वजीर आज़म शहबाज शरीफ के पास अब सिर्फ एक काम बचा है, दुनिया के आगे कटोरा फैलाना और बलूचिस्तान में जलती आग को देखकर हाथ मलना। पहले पीओके में विद्रोह की ज्वाला भड़की और अब बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हुआ, अब न जिन्ना का फरमान चलेगा, ना ही इस्लामाबाद का जुल्म सहेंगे। सवाल ये है कि आखिर 11 अगस्त की तारीख ही क्यों? इसके पीछे छुपा है पाकिस्तान का वो काला इतिहास और धोखा जिसे पूरे 79 सालों तक छिपाया गया। 11 अगस्त 1947 जब ब्रिटिश हुकूमत के जाने से ठीक पहले बलूचिस्तान ने खुद को एक आज़ाद मुल्क घोषित किया था। उस वक्त खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान की आज़ादी पर दस्तखत किए थे। कई सारे अखबारों ने डंके की चोट पर खबर चलाई थी कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है, लेकिन धोखेबाज पाकिस्तान की फितरत नहीं बदली। मार्च 1948 में पाकिस्तान की फौज ने छल से बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा कर लिया था। बलूच नेता मीर यार बलूच ने आज दुनिया की बंद आँखों को खोल दिया है। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में बसे 6 करोड़ बलूचों से अपील की है कि 11 अगस्त को अपने घरों, दुकानों और चौराहों पर स्वतंत्र बलूचिस्तान का परचम लहराएं। बलूचों ने साफ कह दिया है, हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं, हम जिन्ना के धोखे को उखाड़ फेंकेंगे। शहबाज शरीफ और मुनीर जिस आतंक की नर्सरी को सींचकर भारत और दुनिया पर हमला करते हैं, बलूचिस्तान ने उसी धार्मिक कट्टरता का जनाजा निकाल दिया है। 8 फरवरी 2026 को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने अपना अंतरिम संविधान दुनिया के सामने पेश कर दिया और इस संविधान की सबसे बड़ी बात जानते हैं आप? बलूचिस्तान का संविधान हिंदी भाषा में भी लिखा गया है। इसमें कट्टरपंथ के बजाय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की बात कही गई है, जहां हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और हर नागरिक को बराबरी का हक दिया गया है। ये संविधान शहबाज शरीफ के उस मुंह पर करारा तमाचा है जो दुनिया में जा जाकर कश्मीर का रोना रोते हैं। बलूच नेताओं ने दुनिया से कहा है कि बलूचिस्तान ना तो पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों का अड्डा बनेगा और दुनिया में जा जाकर
कश्मीर का रोना रोते हैं। बलूच नेताओं ने दुनिया से कहा है कि बलूचिस्तान ना तो पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों का अड्डा बनेगा और ना ही किसी कट्टरपंथी का गुलाम। ये लाखों शहीदों के खून से लिखा गया एक लोकतांत्रिक देश होगा। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।